जम्मू को मिली साल के अंत में एक बड़ी सौगात। कटरा से दिल्ली के बीच नई वंदे भारत ट्रेन शुरू। उधमपुर, कठुआ, पठानकोट कैंट में भी होगा ठहराव। कठुआ जम्मू मार्ग पर जोखिम भरा हुआ सफर। डायवर्जन पर नहीं लगे फॉग लाइट्स और ब्लिंकर्स। घनी धुंध में कई लोग हादसों का हो रहे हैं शिकार। और माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का टूटा रिकॉर्ड। इस साल भी अभी तक पहुंचे करीब 95 लाख श्रद्धालु। नववर्ष पर श्राइन बोर्ड ने किए कई पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको कटरा लिए चलते हैं और कटरा से दिल्ली के लिए सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और कटरा से दिल्ली के बीच नई वंदे भारत ट्रेन आज से शुरू हो गई है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज इस ट्रेन की कटरा से शुरुआत करवा दी है। खास बात यह है कि नई वंदे भारत ट्रेन का उधमपुर, कठुआ और पठानकोट कैंट में भी ठहराव होगा, जिसका कटरा से रवानगी का समय सुबह 11 बजे तय किया गया है। और आपको बताते चलें कि वंदे भारत ट्रेन जब कटरा से यहां से चली है तो जाहिर तौर पर आप समझिए आम जनता में काफी तरीके से खुशी की लहर देखी गई है। तो कटरा से 12:30 बजे ट्रेन यहां पर रवाना होने की बात कही गई थी। 2 मिनट के लिए उधमपुर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी और दोपहर 2 बजे वंदे भारत कठुआ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां इसके स्वागत में कार्यक्रम होगा। और शनिवार को पहले दिन वंदे भारत में सभी यात्रियों के लिए कटरा दिल्ली तक का सफर निःशुल्क रखा गया है, यानी कि पूरी तरह से फ्री सर्विस आपको दी गई है। जाहिर तौर पर नए साल पर एक बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और श्रद्धालुओं के लिए जो वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो नए साल पर वैष्णो देवी जाने वाले लोगों के लिए एक नया प्लान यहां पर श्राइन बोर्ड लेकर आया है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि दिल्ली कटरा के बीच यहां पर वंदे भारत ट्रेन अब से दौड़ना शुरू हो जाएगी। इसकी सौगात आम जनता को दी गई है। इसका लाभ किस तरह से उठाएगी आम जनता, ये बड़ा सवाल, क्योंकि उस बीच में आज का सफर जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क किया गया है। अनिल हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अनिल, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए आशा, इस वक्त अगर हम बात करें तो दौड़ना शुरू नहीं, दौड़ चुकी है वंदे भारत। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जो है फ्लैग ऑफ करने के बाद आपको बता दें कि 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत को जो है हरी झंडी दे दी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं तो आज कटरा से उसका फ्लैग ऑफ हुआ। और इस वक्त आपको बता दें कि मैं जम्मू के रेलवे स्टेशन पे हूं और आपको बता दूं कि यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल जो है वो हो चुकी हैं और कुछ ही समय में यहाँ पर ये ट्रेन वंदे भारत जो है जम्मू के रेलवे स्टेशन में पहुंचेगी और एक अहम कड़ी जुड़ती हुई जम्मू कश्मीर के लिए। और जिस तरह से आपको बता दें कि जम्मू प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरे भारत की बात करते हैं, जहां से देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो अयोध्या नगरी से देश के प्रधानमंत्री ने जो है इस वंदे भारत का और इसी के साथ साथ अन्य वंदे भारत हो या अमृत भारत हो, उनका फ्लैग ऑफ किया है। जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है कटरा में मौजूद थे और वहां से जो है ये वंदे भारत जो है वो निकल चुकी है। लगभग 1 और 1:15 के बीच में जो है ये वंदे भारत जो है वो जम्मू पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक सुनहरा, और दूसरी तरफ जो है आज के दिन जो है निःशुल्क जो है क्या लगता है अनिल कि दूसरी ट्रेन आज 30 दिसंबर को शुरू हो गई है वंदे भारत कटरा से दिल्ली के लिए? फिलहाल इससे पहले भी वंदे भारत जो है वो जम्मू में अपनी पूरी तरह से सर्विस दे रही है, लेकिन लोगों के अंदर इस वक्त कितना उत्साह है? क्या किसी श्रद्धालु से बात हो पाई है कि किस तरह से वो अपने सफर का लुत्फ उठाते नजर आएंगे? क्योंकि ज्यादातर आप देखिए समय में कटौती हो जाएगी, आप बहुत जल्द कटरा पहुंचेंगे और वह बहुत ही जल्द वापसी भी आपकी होगी। देखिए इस वक्त ये साफ है कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें वो भी दिखाएंगे उस कार्यक्रम की, मगर आप ये देखिए कि लोगों की बात करते हैं तो आज उस वंदे भारत में सफर करने के लिए जो है लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। और आज निःशुल्क सेवाएं जो हैं उन तमाम लोगों को मिलने वाली है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के देश विदेश से आने वाले लोगों को है। मगर आप ये अहम कड़ी देखिए कि आज
प्रभु श्री राम जी की नगरी से अयोध्या की बात करते हैं, तो जहां पर कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो भी है और उस रोड शो के पहले ये एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को देना और पूरे देश के लोगों को। और 2 अमृत भारत ट्रेन की बात करते हैं तो उनका भी फ्लैग ऑफ जो है वो देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। ये साफ जाहिर है कि अब विकास की रफ्तार पर जो है भारत बढ़ रहा है। भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी उन कदमों में पूरी तरह से अपना योगदान दे रहा है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की अध्यक्षता की बात करते हैं तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा जो है आज सुबह अनिल 2019 में सबसे पहली वंदे भारत जो है वो जम्मू पहुंची थी और आज 2023 का समय है, 30 दिसंबर का दिन है, लेकिन एक सौगात से कम तो इसे नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से सीईओ जो श्राइन बोर्ड के हैं अंशुल गर्ग, वो भी बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि 94 लाख लगभग श्रद्धालु यहां पर इस साल दर्शन कर चुके हैं, जो लगभग आप देखिए 1 करोड़ का आंकड़ा छूता नजर आ रहा है। तो अब क्या लगता है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी जो है वो श्राइन बोर्ड की रहने वाली है, किस तरह से और आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी? देखिए, आंकड़े ही जाहिर करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में चाहे वो श्रद्धालु है या फिर टूरिस्ट है जो यहाँ पर आ रहा है, मां वैष्णो देवी के भवन में आ रहा है या अपने दर्शनों के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए, तो ये वृद्धि अब और भी गति लाती हुई नजर आएगी। जिस तरह से स्ट्रेटेजी का आपने जिक्र किया है, अंशुल गर्ग का ये साफ कहना है, तो कहीं ना कहीं जो ये तब्दीली है, ये आंकड़ा अब उससे भी पार जाता हुआ अनिल, उसके साथ साथ वंदे भारत तो कटरा में पहुंच गई है, श्रद्धालु वहां पर आराम से पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच में जम्मू का कारोबारी जरूर ये कह रहा है कि अगर इस तरह से ट्रेन जो है वो सीधा कटरा पहुंच रही है, ट्रेन अगर सीधा कश्मीर पहुंच रही है, तो जम्मू का जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा है असहाय। उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए किस तरह से एनजी प्रशासन की तरफ से कदम, सरकार की तरफ से कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि कटरा के अंदर भी आप देखिए घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, वो भी किस तरह से अपनी बात को सामने रख रहे हैं। काफी धरने प्रदर्शन भी उनकी तरफ से हुए, क्योंकि स्काई वॉक तो ऑलरेडी है ही वहां पर, और उसके साथ साथ आपने देखा रोपवे प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। देखिए आशा, इसमें ये साफ जाहिर होता है कि जो आपने कहा कि एलजी इंतजामिया जो है, जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तमाम व्यापारी वर्ग के लिए क्या कर रही है, जिसमें आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में आर्टिफिशियल लेक हो, जो साबरमती की तर्ज पर जो है इससे निर्माण कार्य जो है इसका चल रहा है, और दूसरी तरफ आप नए प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से वृद्धि उनमें लाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये रोजगार, जब ये टूरिस्ट, आर्टिफिशियल लेक, ये सभी जो कंसेप्ट जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, जो अभी इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरह से चल चुके हैं, जिसका 70% कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, तो ये पूरी बनकर जब निर्माण कार्य इसका होगा और जब ही जो हमारी ऑफिशियल से जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है, तो जो जम्मू में ठहरने वाला टूरिस्ट है उनमें भी वृद्धि होगी और उनमें भी इजाफा होगा। और तमाम जब कारोबारियों से मेरी बातचीत हुई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ जाहिर किया कि जब ये निर्माण कार्य जो आने वाले 3 से 4 महीनों में ये कंप्लीट नजर आएंगे, तो ये साफ जाहिर होगा कि जम्मू में भी जो श्रद्धालु होगा, जो यात्री आएगा, जो टूरिस्ट आएगा, वो यहाँ पर ठहरेगा। जम्मू की अगर बात की जाए तो पिलग्रिम टूरिज्म को बढ़ाने की जरूरत है और उन्हें किस तरह से रोकना है, इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आपने भी जाहिर किया कि जो इसको कितनी जरूरत है और कितनी इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर की इंतजामिया दे रही है, वो उसको लेकर जो है वो स्ट्रेटेजीज जो है वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लीट कर ली गई हैं और आने वाले समय में 2 से 3 महीनों के अंदर जो है इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स को पाइपलाइन से लाकर जो है जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा। मगर उससे पहले की उत्सुकता जो आप ये देख रहे हैं कि लगभग जो है अब कुछ ही समय बाकी है, वंदे भारत यहाँ पर पहुंच जाएगी, तो लोगों में जो उत्साह है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो इस समय सुरक्षा बल है उन्हें काफी कड़ा कर दिया गया है और आप ये देख सकते हैं व्यवस्था जो है पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, चाहे वो रेलवे विभाग के हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तमाम ये बड़े जो चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं, मुख्य अतिथि हैं। और जानकारी ये भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसी ट्रेन में जो है सफर करते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जो अभी तक सोर्सेस ने हमें बताया। ये एक बड़ी खबर जो है वो अभी निकलकर सामने नजर आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसी ट्रेन वंदे भारत में जो है वो सफर कर यहाँ पहुंचेंगे, जो अभी सोर्सेस बताते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त अनिल पहुंचे हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से वंदे भारत जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचेगी। और उसके साथ साथ आपने देखा कि 4 स्टॉप यहाँ पर बनाए गए हैं, स्टॉप बनाने की बात रखी गई है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि दोपहर 2 बजे वंदे भारत यहाँ कठुआ रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचेगी। जोरदार स्वागत किया जाएगा। और साथ ही साथ आप देखिए, जो लोग आज इस पर सफर कर रहे हैं उन्हें निःशुल्क सफर करने का मौका दिया गया है। यानी आपको कोई किराया यहां पर नहीं देना है, सिर्फ वंदे भारत का नजारा और लुत्फ यहां पर लेना है। लेकिन उस बीच में 2019 में सबसे पहली वंदे भारत जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंची थी। और आज 2023 30 दिसंबर का दिन है। आज यहां पर इसकी शुरुआत कटरा से दिल्ली के लिए की गई है। तो जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं के लिए ये किसी सौगात से कम तो नहीं है। अब देखना ही होगा कि किस तरह से और नई सौगातें जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए रखी जाएंगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको सर्दी का जो हाल है वो दिखा देते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम अब चरम पर होने से धुंध का प्रकोप लगातार बढ़ गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर विस्तारीकरण और एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य में चलते हुए कठुआ जम्मू मार्ग पर सफर जोखिम भरा हो गया है। यानी कि काफी तरीके से खतरनाक भी साबित हो सकता है। घनी धुंध है और उसके चलते निर्माण स्थलों पर बने हुए डायवर्जन पर फॉग लाइट्स या फिर ब्लिंकर्स ना लगाए जाने की वजह से हाईवे पर हादसे पेश आ रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही लोगों की कीमती जानों पर भारी पड़ रही है। हालांकि खानापूर्ति के लिए इक्का दुक्का बोर्ड और उन पर यहां रेडियम टैप जो है वो लगाई गई है, इसे रेडियम टेप कहते हैं। और रेडियम टेप लगाकर इसे डायवर्जन जरूर दिया गया है, डायवर्जन के सिग्नल दिए गए हैं जो धुंध में रात के समय नहीं दिखाई देते, और जिसकी वजह से कई बार जो हादसे हैं वो भी पेश आ जाते हैं। क्योंकि डायवर्जन पर फॉगिंग लाइट्स होना जरूरी है, ब्लिंकर्स होना जरूरी है। घनी धुंध अगर है, कोहरा अगर है, तो हादसे का शिकार आम लोग हो सकते हैं। उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को काम करने की जरूरत है, क्योंकि जोखिम भरा ये पूरा सफर हो चुका है। और जम्मू से कठुआ तक का, लखनपुर का जो सफर है वो आप देखिए अब किस तरह से लंबा भी होना शुरू हो चुका है। लेकिन अब उसके साथ साथ अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहां पर काम करती है तो जाहिर तौर पर आम जनता की जानों को बचाया जा सकता है। लेकिन किस तरह से अपडेट है, रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, क्या कुछ है पूरी जानकारी, क्योंकि यहाँ फॉग लाइट और ब्लिंकर्स को लेकर सवाल ये निशान उठ रहे हैं। बिल्कुल आशा, क्योंकि नेशनल हाईवे जो जम्मू पठानकोट का है, जो कठुआ जिले में इस वक्त पूरा लुंडी मोड़ से लेकर लखनपुर तक जो 43.5 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है ये नेशनल हाईवे का। इस पर ज्यादातर हिस्से पर जो है ये नेशनल हाईवे के विस्तारीकरण का काम, 6 लेन का काम चल रहा है। और इसके साथ साथ ही इसके ऊपर ही कई जगह पर ज्यादातर एरिया में वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम भी चल रहा है, जिसके चलते कठुआ जिले की मैं बात करूं, लोंडी मोड़ जहां पे बेई नाले का पुल है वहां से लेकर कठुआ तक, लखनपुर तक करीब 1 दर्जन से अधिक डायवर्जन जो किए गए हैं विभिन्न विभिन्न जगह पर रोड और पुलों के निर्माण के चलते। और वहां पर जो डायवर्जन के लिए जो सीमेंटेड ब्लॉकेज लगाए गए हैं, वहां पर इन धुंध के दिनों में वो दिखाई नहीं देते। वो दिन के समय नहीं दिखाई देते, रात के समय में तो बड़ी दूर की बात है। तो इसी के चलते यहाँ पर लोगों का जो हादसे हैं उनकी शंका बनी हुई है। पिछले कल भी 3 गाड़ियां आपस में सुबह सवेरे तड़के इस राजबाग के इलाके में टकराई आपस में। गनीमत ये रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। उससे पहले एक दिन 4 कारें जो है कालीबड़ी इलाके में भी टकराई। और ये सारा सिलसिला है। अक्सर देखा जा रहा है कि नेशनल हाईवे, अगर हम जम्मू कठुआ मार्ग की बात करें तो हादसे वहां पर पेश आते हैं। ओवर स्पीडिंग काफी तरीके से देखी गई है। लेकिन जब से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है आम जनता को। लेकिन यहाँ पर ब्लिंकर्स और फॉगिंग लाइट्स नहीं लगाना कारण क्या है? और किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई है अभी तक कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई बात कही गई है कि बहुत ही जल्द इस पर काम होगा या होना चाहिए? किसी तरह का कोई आश्वासन अभी तक मिल पाया है? हाँ बिल्कुल आशा, इस पर बात करते हैं कि फॉगिंग लाइट या ब्लिंकर्स लगाने की बात जो है वो उस पर बात की जाए तो इक्का दुक्का जगह पे इन्होंने ब्लिंकर्स लगाए थे, लेकिन वो मात्र खानापूर्ति ही की गई। क्योंकि निर्माण कंपनी जो सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगी हुई जो कंपनी है
उसकी जिम्मेवारी होती है। हर जगह जो सड़क है उसको बाधित नहीं होने देना, उसकी सुरक्षा का सारा जिम्मा जो भी उपकरण लगने चाहिए उस मौके पर वो लगाने। लेकिन उसके ऊपर बड़ी बात यह है कि इस बारे में जब हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो जम्मू रीजन के हैं जशपाल जॉर्डन जी, उनसे जब बात की तो उनसे जब इसके बारे में उनका वर्जन जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि एक इक्का दुक्का स्थान पर जो ब्लिंकर्स लगाए गए थे वह चोरी हो गए और उसके बाद वहां से वो हट गए हैं क्योंकि वहां पर ब्लिंकर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमने जब ये एक सवाल किया कि धुंध की वजह से डाइवर्जन पर दिखाई नहीं देता है, सड़क किस तरह मोड़नी है, कोई इशारा नहीं लगता, तो जिसके चलते यहाँ पर ब्लिंकर्स या फॉग लाइटिंग होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कंपनी जो निर्माण कंपनियां उनको निर्देश दे दिए जाएंगे और जल्द ही आने वाले 1-2 दिन में यहाँ पर फॉग लाइटिंग और जहाँ ठीक ब्लिंकर्स जो है ठीक है फिर से रंजीत, स्थापित कर बहुत दिए बहुत जाएंगे। धन्यवाद जुड़ने जिस के लिए। आने वाले 2-3 दिन में यहाँ पर ब्लिंकर्स और फॉग लाइट्स जो है वो लगाई जा सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये बताई गई है बात। लेकिन अब देखना ही होगा कि आने वाले 3 से 4 दिनों में क्या फॉगिंग लाइट और साथ ही साथ ब्लिंकर्स लगाए जाएंगे या नहीं, क्योंकि सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल आप देखिए जम्मू कठुआ नेशनल हाईवे पर लगातार हादसे पेश आते हैं और उस पर रोक लगाने के लिए ब्लिंकर्स लगाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो गाड़ी चला रहा है, जो चालक है, उसे ध्यान गड़ाने की जरूरत है कि जब भी आप नेशनल हाईवे पर निकलते हैं और अगर फॉगिंग बहुत ज्यादा तरीके से हो रही है, धुंध हो रही है, कोहरा हो रहा है, तो अपनी लाइट्स जो है गाड़ी की हेडलाइट्स उन्हें ऑन करना जरूरी है। ब्लिंकर्स चाहे रोड पे ना हो, लेकिन अगर आप लोग अपनी हेडलाइट्स को ऑन रखते हैं तो हादसों पर कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी ध्यान गड़ाने की जरूरत है कि अगर ब्लिंकर्स या फिर यहां पर लाइट्स लगाई जाती है फॉगिंग की तो हादसों पर रोक लग सकती है। तो जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, एक बार फिर से आपको यहां पर कटरा लिए चलेंगे। श्री माता वैष्णो देवी की ही यात्रा ने पिछले 11 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। अब इस साल में आप देखिए करीब 95 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है जो देवी के पवित्र दरबार में शीश नवा चुके हैं लोग। और यात्रा जो साल 2012 की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आंकड़ा ये बताया जा रहा है। वहीं पिछले साल में आप देखिए पहले दिन ही मां के पवित्र दरबार में जो भगदड़ मची थी उसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई। और उससे सबक लेते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस साल सुरक्षा सहित अन्य इंतजाम पूरे कर लिए हैं। लेकिन फिलहाल श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने बताया है कि इस बार भी नए साल की शुरुआत पर यात्रा का आंकड़ा बढ़ने की आशंका के मद्देनजर कमर कस ली गई है और पिछले साल जैसी आपदा का समय यहां पर आया था वैसा ना आए उसके लिए भी पूरी तरह से इंतजाम कर लिए गए हैं। फिलहाल आपको ये बताते चले कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं उनके लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से इंतजाम कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ बताया यह भी जाता है कि वैष्णो देवी 5वां सबसे अमीर मंदिर है। हर साल यहां पर दान पेटी में लगभग का आंकड़ा जो कि 500 करोड़ का बताया गया है वो दान पेटी के अंदर से यहां पर आप देखिए किस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि एक डिटेल जो सामने आई थी उसमें यह भी बताया गया था कि किस तरह से दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और अब 94 लाख तक अगर आंकड़ा पहुंचा है तो करीबन 1 करोड़ होने में इसे समय नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल इस साल की शुरुआत से आज दिसंबर तक की अगर बात करें तो 94 लाख आंकड़ा बताया गया था। लेकिन फिलहाल आपने देखा कि 95 लाख की अब बात हो गई है। तो अब आप ये समझिए कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए किस तरह से यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ कहना है सीईओ का, वो जरा देख लीजिए। कि इस साल जो यात्रा का आंकड़ा है वो 94 लाख जो है आज की डेट में क्रॉस कर चुका है। 94,35,000 के आसपास का आंकड़ा है इस साल कैलेंडर ईयर का। और जो डेटा के हिसाब से सन 2012 के बाद से ये हाईएस्ट एवर यात्रा फिगर्स हैं। और पिछले साल की तादाद से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक तकरीबन 3 लाख ज्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। और हमारी जो पूरी ड्रिल थी नए साल की उसको हमने पूरे 3 दिन टेस्ट किया और वही जो ड्रिल है हमारी कल शाम से दोबारा लागू होगी, क्योंकि वीकेंड पर हम हर बार उम्मीद करते हैं कि खास करके इन छुट्टियों के दिनों में यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। तो सीनियर ऑफिसर्स भी एडिशनल जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं और बीट सिस्टम हमारा भवन पर एक्टिव रहेगा कल शाम से। और 6 बीट्स के अंदर जो है भवन के जो पूरे ट्रैक को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर बोर्ड के भी सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी। मॉनिटरिंग के लिए 2 जॉइंट कंट्रोल रूम्स की स्थापना की गई है, एक भवन पे रहेगा, एक कटरा में रहेगा।
जिसके अंदर हमारे जितने भी कटरा से लेकर भवन तक तकरीबन 650 सीसीटीवी कैमराज हैं, उनकी मॉनिटरिंग रहेगी 24/7 बेसिस पे। साथ ही साथ RFID यात्रा कार्ड, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की पिछले 1 साल से, जितने भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए प्रस्थान करते हैं, RFID कार्ड के अंदर भी एक 31 दिसंबर खासकर के लिए एक स्पेशल स्टिकर जो है बोर्ड की तरफ से रहेगा, ताकि हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर सकें एक एक यात्री को जो 31 दिसंबर को रजिस्टर होकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। होल्डिंग एरियाज की अगर बात करें तो बाणगंगा सेक्टर से शुरू होते हुए अर्धकुंवारी, सांझी छत, फिर ऊपर भवन पे पार्वती भवन, मनोकामना भवन, इन 4 जगहों पे हमारे डेडिकेटेड होल्डिंग एरियाज रहेंगे, जिनके अंदर हमारे सीनियर ऑफिसर्स इंचार्ज रहेंगे। उसके अलावा भवन पे मॉनिटरिंग के लिए इंडिविजुअली SDM साहब की सुपरविजन में एक डेडिकेटेड टीम रहेगी, जो इस सारे यात्रा मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगी। हमारी यात्रियों से ये अनुरोध श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से हमेशा है कि जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो हमारी वेबसाइट पे हो, चाहे वो यात्रा कार्ड पे जो मेंशन्ड है, उनका वो जरूर पालन करें। हमारी जो टीम्स डिप्लॉयड हैं ट्रैक पे, वो आपकी सहूलियात के लिए हैं और आपके लिए वो हर वक्त अवेलेबल रहेंगी। कोई भी मदद और कोई भी आपको हेल्प बोर्ड की तरफ से चाहिए। एडिशनली जिन लोगों ने एडवांस्ड ऑनलाइन बुकिंग्स करवाई हैं, उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि रोपवे में भी ऑनलाइन फैसिलिटी हाल ही में एक्टिवेट हुई है और उसकी भी संख्या अच्छी है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जिला सांबा। और जिला सांबा में आज तड़के एक अखबार विक्रेता पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी करने वाले अज्ञात लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। सांबा की विजयपुर की 5 आज सुबह इन अज्ञात लोगों ने यहां 43 वर्षीय अखबार विक्रेता देवेंद्र सिंह पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए थे। देवेंद्र सिंह को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जम्मू के GMC अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट के तौर पर ही इसे आप देखेंगे कि एक तरफ अखबार का विक्रेता है और दूसरी तरफ उस पर जानलेवा हमला होता है। कौन ये लोग थे? अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है? क्योंकि इस तरह से अज्ञात लोग पहुंच रहे हैं और तेजधार हथियारों से हमला कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आशा, आपको बताते चले कि बीते 15 से 20 दिन से लगातार जिला सांबा की जो हालात है वो खराब होते नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार आपराधिक घटनाएं यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं और एक गैंग वॉर का जो सिलसिला है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बीते दिनों में भी आपने देखा कि रामगढ़ सेक्टर में यहाँ पर एक युवक के ऊपर जो वो तेजधार हथियारों से हमला किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी वो मामला जो वो सुलझाया नहीं गया है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से यहाँ पर सवाली निशान खड़ा हो रहा है। और जिस तरह से आज की घटना है, ये आपको बता दें कि जो जिला सांबा का राया मोड़ इलाका है, वहीं पर ये पेश आई। लगभग 5:30 बजे के आसपास एक जो न्यूज पेपर हॉकर था, जो समाचार पत्र जो वितरित करने का काम करता था, उसके ऊपर अज्ञात लोगों ने जो वो तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। और बताया जा रहा है कि दोनों टांगों के ऊपर जो वो हमला किया गया, दोनों टांगे जो वो जो जख्मी हो चुकी हैं, शायद काफी तेजधार हथियार से ये हमला किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये व्यक्ति है जिसके ऊपर हमला किया गया, इसकी पहचान देवेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो कि 43 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। न्यूज़पेपर वेंडर का ये काम करता है। ये बताया जा रहा है कि पेखड़ी 17 माइल्स के ऊपर का जो इलाका, वहीं का रहने वाला है और रेगुलर जो रूटीन में इस तरह यही न्यूज़पेपर पढ़ने का काम करता था। लेकिन अभी जो अज्ञात लोगों ने आज हमला किया है तेजधार हथियारों से, आखिर ये कौन लोग हैं, इसको लेकर पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए मामले का संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और हमलावरों की तलाश जो है पुलिस ने शुरू कर दी है। ऐसा तो नहीं है ऋषि कि आपसी रंजिश की वजह से इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया हो? देखिए, ये भी एक एंगल जो वो देखा जा रहा है कि शायद कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। हालांकि मैं ये अभी आपको बताना चाहता हूँ, जो ये व्यक्ति जिसके ऊपर हमला किया, ये भी कुछ नाम जो वो पुलिस के सामने ले रहा था। अब पुलिस उन लोगों तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, ये अब देखना होगा। लेकिन इसमें ये भी एक चीज नजर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ये शायद समुदाय विशेष के कुछ लोग हो सकते हैं, जिस तरह से इसकी तरफ से ये जो बयान दिया गया है। अब ये कोई हीरोइन ड्रग्स का मामला भी हो सकता है। शायद इसने जो वो कोई संदिग्ध व्यक्ति ने संदिग्धों को देखा हो और संदिग्धों को लगा हो शायद ये हमारी खबर जो आगे ना बता दे, तो शायद इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बहरहाल इसको जो है वो जख्मी हालत में विजयपुर अस्पताल लाया गया। वहां से एक और बड़ा सवाल है, पशु तस्करी के मामले ज्यादातर देखे जा रहे हैं सांबा में, ड्रग्स से जुड़े हुए मामले सांबा के अंदर देखे जा रहे हैं। अब अज्ञात लोग आकर यहाँ पर इस तरह से हमला कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से जो
पहले अभियान छेड़े गए, कोई दोराहे नहीं है, काम नहीं किया गया। आपको नहीं लगता है कि एक सर्विलांस लगाने की जरूरत है, एक चेक लगाने की जरूरत है? क्या आसपास किसी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश की गई है? अगर इस शख्स की तरफ से किसी का नाम लिया गया है, बयान अगर इसकी तरफ से दिया गया है, तो फिर उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी, लेट लतीफी ना करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 5-5:30 के आसपास का वाक्य हो गया। अब 1 बज रहा है, तो जो तमाम जो अपने अपने अलग अलग एंगल्स पर इस समय पुलिस काम कर रही है, पूरे एरियाज में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने की भी कोशिश की जा रही है। जो नाम लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ सस्पेक्ट जो है वो पुलिस के सामने पेश किए गए होंगे और उनसे जो वो लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही होगी। ये तमाम जांच का पार्ट है और इसको लेकर पुलिस को जो वो अहम कार्रवाई करने की जरूरत है। और बीते दिनों में भी जो बड़े यहाँ पर मामले सामने आए हैं, आपराधिक मामले, उसको लेकर भी पुलिस को संज्ञान लेना होगा, क्योंकि जो पुलिस ने बीते दिनों में काम किया है वो काम बेहतरीन तरीके से किया गया है। शायद यही वजह है कि अब यहाँ पर गैंग वॉर जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं, गैंगस्टर्स सक्रिय होते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसको लेकर पुलिस को कोई कड़ा संज्ञान लेना होगा, ताकि लोगों की जो चिंता इस समय बढ़ती जा रही है उस चिंता से जो वो लोग निजात पाए। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया जानकारी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इसे गैंग वॉर से कम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह से अज्ञात लोग पहुंचते हैं और अखबार विक्रेता पर हमला कर देते हैं। लेकिन इसकी तरफ से क्या कुछ यहां पर स्टेटमेंट जारी की गई है, उस पर पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत थी, क्योंकि आए दिन लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो जिला सांबा के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। इस पर गौर फरमाने की जरूरत है सांबा पुलिस को भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।